बच्चों, मुझे आशा है कि आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो थी वो काफ़ी पसंद आई होगी और आप अच्छे से उसे देख भी रहे होंगे। और मैंने एक इसमें आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि मैं पैटर्न चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि आपके ऊपर लास्ट की जो वीडियो होती है उसमें नो के नो क्वेश्चन एकदम करने का थोड़ा प्रेशर रहता है। इसीलिए मैं अब क्वेश्चन भी साथ में लेकर चलूंगी, ताकि पढ़ाए हुए जो कंटेंट है प्रतिदिन का, उसमें यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आपको तुरंत ही मैं उसे बता दूंगी, जिससे कि आप प्रतिदिन एक क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से तैयार कर सकेंगे। तो जैसा कि विषय 2 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 है इतिहास का, राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसमें 1000 वर्ष का समय पूरा किया गया था। बच्चों देखिए, जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो प्रत्येक चैप्टर के प्रारंभ में एक ये जो पूरा पैराग्राफ जो है ब्लू प्रिंट में दिया होता है, यानी कि ये इसलिए दिया होता है ताकि आप पिछले चैप्टर से लिंक हो सकें, यानी कि पिछला चैप्टर आपके भलीभांति जो है समझ में आ गया है तो उसे आप बड़े आराम से सेकंड चैप्टर से लिंक कर सकते हैं, यानी कि अगले चैप्टर से लिंक कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। अब हम इसमें नीचे की ओर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए बच्चों, ये जो बराबर में बॉक्सेस आते हैं, जैसे कि इसमें अभिलेख का है, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये 2 नंबर में आपके पास आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है, तो इसे अवश्य नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट में यदि हम देखें प्रिंसिप और प्रियदर्शी। अब प्रिंसिप और प्रियदर्शी में भारतीय, देखिए इसमें आप फर्स्ट लाइन में देखिए कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। अर्थात अभिलेख जो अबूझ थे उससे पहले उनका अर्थ निकल चुका था। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप से पता चलता है कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर, देखिए आप नीचे, सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। अब ये मनोहर मुखाकृति वाले राजा कौन थे, ये अभी स्पष्ट हो जाएगा आपको। कुछ अभिलेखों पर राजा का, नेक्स्ट आपको पेज पर लेकर चलते हैं, देखिए राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है, यानी कि एक मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम क्या था, अशोक था। ये सीधा सीधा आपको मगध राज्य की ओर ले गए हैं इस चैप्टर में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। देखिए ये सर्वविदित है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी जो है जोर शोर से उन्होंने कराया। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बताते हैं, और थे भी, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं। अब हम नीचे की ओर देखते हैं। इस सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए, इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। यानी कि आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिल गई अभिलेखों के पढ़ने से, क्योंकि भारत और यूरोप के जो विद्वान थे, देखिए जिस समय पढ़ा गया 1837 में, उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था भारत, तो इसीलिए उसमें यूरोपीय विद्वानों का होना एक निश्चित सी बात है। उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले, यानी कि राजवंशों की, जो जिन्होंने शासन किया भारत पर, उनकी राजवंशों की वंशावलियों की
पुनर्रचना के लिए इन अभिलेखों और कुछ ग्रंथ भी मिले इन भाषाओं में लिखे हुए, इन लिपियों में लिखे हुए, जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्टी। ये लिपियां हैं। भाषा तो उस समय प्राकृत थी, जो साधारण यूज में थी उस समय। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। यानी कि आरंभिक दशकों तक के भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र बड़े आराम से तैयार हो गया। और इसके बाद राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर ध्यान लगाया विद्वानों ने, और यह छानबीन करने की कोशिश भी की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। अर्थात राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच सीधे संबंध संभवतः नहीं थे। अब देखिए, बराबर में एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अभिलेख के विषय में दिया हुआ है। देखिए, नीले बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं बड़े आराम से, इसमें अभिलेख देखिए बच्चों, आपके पास 1 नंबर और 2 नंबर में हमेशा से आता रहा है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसे अपनी नोटबुक में उतार लेना है, अपनी कॉपी में उतार लेना है। अभिलेख क्या थे, देखिए इसमें बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है। जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। यानी कि इनमें राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं, पुरुषों, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी होता था। देखिए, उस समय एक ये प्रथा, जैसे कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि ग्राम दान देने की प्रथा भी चल पड़ी थी। तो जब दान देता था कोई, तो जो चीज दान दी जाती थी उसके ऊपर एक अभिलेख लिखवा लिया जाता था। और आप देख चुके हैं यहाँ पर पत्थर, धातु, या तो पत्थर पर होता था या धातु के उस पर, जैसे टुकड़े पर, अधिकतर इसमें ताम्र पत्रों पर मिले हैं, यानी कि तांबे के पत्रों पर। मिट्टी के बर्तन यानी कि कठोर सतह पर ही खुदवाए जाते थे। अब प्रारंभिक राज्य की ओर हम चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 में। प्रारंभिक राज्य क्या थे? 16 महाजनपद। ये बात हो रही है आपकी 600 ईसा पूर्व की, अर्थात उत्तर वैदिक काल जो है ये 600 BC में माना जाता है, जब गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में जनपदों का विकास हुआ। अब महाजनपद की, यदि आपको या जनपद की, पहले जनपद हुए उसके बाद महाजनपद बने, इसकी आपको एक परिभाषा देखनी होगी। तो आपको जहां अभिलेख है उसके नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ है, जनपद का अर्थ क्या था? एक ऐसा भूखंड जहां कोई लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है तो बस जाता है। मतलब प्रारंभ में लोग जहां बसे, उसी जाति, लोग, कुल या जनजाति के आधार पर उनका नाम पड़ गया। और ये इसमें क्लियर दिया हुआ है। तो बच्चों, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब ऊपर की ओर दोबारा एक बार चलते हैं। तो इसमें दिया है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल इसलिए बन जाता है क्योंकि द्वितीय नगरीकरण, जैसा कि मैं आपको प्रथम आपकी वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ कि द्वितीय नगरीकरण इसी समय में हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सब भी इसी समय उदित हुए, इनका ये भी फले फूले, इनका विकास हुआ। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, देखिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, अब वो बताया गया है आपको। आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग, लोहे को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ से कि लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि लोहा आ गया था, और लोहा आने से आप समझ सकते हैं कि जो
अभी तक भूमि बंजर पड़ी हुई थी, क्योंकि इतनी कठोर धातु नहीं थी जो उसे में खुदाई का कार्य कर सके। तो इसलिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी हल तो मिलते हैं लेकिन उनमें लकड़ी का ही फाल लगा हुआ मिलता है। अब यहाँ पर लोहा आ गया था जो कि एक कठोर धातु थी और जिससे बड़े आराम से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया, उसमें खेती की गई और सिक्कों का विकास हुआ। और यही कारण सिक्के तो तब बनते हैं, देखिए, जब राज्य बनते हैं और बड़े बड़े राज्य हुए लोहे के बढ़ते प्रयोग के कारण, क्योंकि कृषि बहुतायत में हुई, आरंभिक राज्य अस्तित्व में आ गए, द्वितीय नगरीकरण वाले, और उनके राज्यों में सिक्कों का विकास हुआ। और इसी समय में मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं भी अस्तित्व में आई, इनका भी विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखिए, हमें 16 महाजनपदों का क्लू कहाँ से मिल जाता है? प्रारंभ में बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों से 16 जो है महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी कुछ राज्य थे जो समान मिलते हैं दोनों ही धर्मों के ग्रंथों में। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद रहे होंगे। अब इसके सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं कि अधिकांश महाजनपदों पर, अधिकांश जो महाजनपद थे, देखिए बच्चों, महाजनपदों वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से जान लें, समझ लें और इसका बार बार अध्ययन भी कर लें, तभी आपके बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अधिकांश महाजनपदों पर देखिए राजा का शासन था, अधिकांश में क्या था? राजतंत्र था। लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध कई राज्य ऐसे भी थे जिनमें लोगों का समूह शासन करता था। ये आपका गण है और इधर सेकंड लाइन में संघ है। संघ के जहाँ लोगों का एक समूह हो जाता था, समूह बना लिया जाता था और वो समूह द्वारा शासन करते थे, यानी कि किसी राजा का शासन पूरे राज्य पर नहीं था, पूरे महाजनपद पर नहीं था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है, यानी कि जो ग्रुप एक शासन करता था संघ और गण में, इनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित। देखिए भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये दोनों ही इन्हीं गणों से संबंधित थे, यानी कि दोनों ही ऐसी जगहों से आए थे जहां पर राजतंत्र नहीं था, बल्कि एक व्यक्तियों के समूह द्वारा शासन चलाया जाता। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में राज्यों के इतिहास पूरी तरह नहीं लिखे जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की देखिए एक राजधानी भी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किले से कुछ याद आ जाता है पुराना हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि वहां पर भी बस्तियों को किले बंद किया जाता था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आप देखते हैं कि प्रारंभ में ही एक मानचित्र एक दिया हुआ है, आरंभिक राज्य वंश की राजधानियां। इसमें जो है सभी महाजनपदों को कवर किया गया है। 16 के 16 नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो मोटे अक्षरों से अंकित हैं, जैसे कि शूरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, मैं कुछ पॉइंट आउट कर देती हूँ, कुरु है, यानी कि जो थोड़ा मोटे उससे प्रिंट में छपे हुए हैं वो तो महाजनपद हैं, और जो थोड़ा बारीक है जैसे कि शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ये बारीक प्रिंट में लिखे हुए हैं, इनकी राजधानियां हैं।
पूर्व जो महाजनपद था इसकी दो राजधानियां दिखाई गई हैं, इंद्रप्रस्थ और अहिच्छत्र। पांचाल इंद्रप्रस्थ पूर्व की थी और अहिच्छत्र वास्तव में वैसे तो पांचाल की थी। वत्स दिखाया गया है इसी प्रकार। कौशाम्बी है राजधानी। चेदी एक राजवंश दिखाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण आपके देखिए, ये मैप आपके लिए देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास में जैसा कि पहले से ही बताती आई हूँ, एक 10 से 12 नंबर का मैप फिल करने के लिए आता है, भरने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी और प्री बोर्ड में भी, तीनों में। तो इसमें जो है आप इन्हें अवश्य अच्छी तरीके से इनका अध्ययन कर लें कि कहाँ कहाँ पर स्थित थे। अब थोड़ा नीचे की ओर देखें। देखिए आप एक इन महाजनपदों में अधिकांश में एक चीज है कि इन सभी का विकास उत्तर भारत की ओर हमें दिखाई देता है। ये मैंने यहाँ पर एक गोला खींच दिया है। एक अश्मक ही ऐसा था जो हमें थोड़ा दक्षिण की ओर दिखाई दे रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट आपके इसके मैप के नीचे दिया है, नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती है। देखिए आर्थिक स्रोत तो चाहेंगे ही कि राजा होगा तो नौकरशाही भी होगी, नौकरशाही होगी तो सैनिक भी होंगे और अन्य अन्य बहुत सारी चीजें होंगी, किले होंगे, रख रखाव होगा, सब कुछ है। तो आर्थिक स्रोत की आवश्यकता अवश्य रही होगी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। यानी कि अब संस्कृत भाषा जो है वो मुख्य रूप से पटल पर आ गई थी। ब्राह्मणों की भाषा, सामान्य जन की जो भाषा थी वो जैसा कि अशोक के ग्रंथों के बेस पर हम कह सकते हैं कि वो प्राकृत ही थी। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर चल रहा है बच्चों। पूरा महाजनपद जो ये टॉपिक चल रहा है, ये आपके एक क्वेश्चन की ये आपके विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपके जब सेकंड पर हम पहुंचेंगे तब मैं आपको इसका बता दूंगी आंसर के कैसे लिखना है। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर का भेंट वसूलना माना जाता था। क्या ये निश्चित सी बात है कि जब शासक होता है तो किसान, व्यापारी और शिल्पकार इन सभी से टैक्स भी लेगा, कर भी लेगा और भेंट भी वसूल करेगा। भेंट एज ए गिफ्ट भी ले सकते हैं कि भेंट जो है उपहार के तौर पर दी जाती थी। अब क्या इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। यानी कि एक विशाल पैमाने पर जो है नौकरशाही तंत्र, स्थायी सेनाएं, ये सब चीजें जो हैं तैयार हो रही थी। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना मतलब कि दूसरे राज्य से सहायता मांगकर अपना बचाव करते थे। और सहायक सेना इनकी क्या थी, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी कि शांति के समय में कृषि कार्य करते थे किसान, और जब कोई विपत्ति आन पड़ती थी उस समय उन्हें सैनिक का कार्य भी करना पड़ता था। ये सहायक सेना है और पड़ोसी राज्यों से भी ये सहायक सेना के रूप में सहायता लेते थे। अब नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, इसे भी थोड़ा देख लें कि ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन देखिए कक्षा 11 की बात हो रही है, गणराज्य के बारे में पढ़ा, वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। अब अगले पृष्ठ की ओर हम रुख करते हैं। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। अब मगध के विषय में कुछ चर्चा होगी बच्चों। यहीं पर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर संभवतः हमें मिल चुका है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। चलते हैं प्रश्न संख्या
1 की ओर। अब बच्चों देखिए 100 से 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है प्रथम 5 प्रश्नों का, जिसमें से प्रथम है आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? देखिए इसका आंसर हमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने के बाद संभवतः मिल गया है। तो इसका आंसर देते समय आप देख लीजिए कि ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा। अब ऐतिहासिक नगर जो हैं पहले 16 महाजनपद ही माने जाते हैं। इनमें शिल्पकला देखिए आप, लोहे का विकास हो गया था। अब लोहे में लोहोकार जो है वो कार्य करता था, विभिन्न प्रकार की चीजें भी बनाता होगा, केवल हल्का फाली नहीं, अन्य चीजें भी लोहे से निर्मित की जाती थी। लोहे के अस्त्र शस्त्र बन गए थे और सिक्कों का उत्पादन भी होने लगा था। उसके अलावा जब नगर विकसित हुए, उनकी किलेबंदी हुई, तो वहां से जो है वास्तुकलाविदों की जरूरत भी पड़ी, जिससे कि वास्तुकला के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि भवन निर्माण कार्य अच्छी प्रकार से हो सके। उसके अलावा जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है, राजसी बर्तन, राजसी रखरखाव की चीजें, राजसी आभूषण, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जनता को भी जब चूंकि लोहे का पता लग चुका था, जनता को भी अनेक शिल्प कला से जुड़े हुए चीजों की आवश्यकता थी। अब इसमें नेक्स्ट आपका दिया है हड़प्पा के नगरों के प्रमाण कितने भिन्न हैं। अब देखिए हड़प्पा से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, कुछ मुहरें मिली हैं, लेकिन वहां से जो है सिक्के प्राप्त नहीं हुए, लोहा प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, ये तो ईंट बनाने के भट्टे आवश्यक रूप से मिले हैं, जो कि यहाँ पर भी हैं, लेकिन आपके जो डिफरेंस है वो यहीं पर निकल कर आ जाता है। एक तो लोहे के ऊपर आप देख सकते हैं, और राजतंत्र जो है अब आ गया था। देखिए हड़प्पा के बारे में, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि वहाँ लोगों का समूह शासन करता था या फिर कोई राजा था, जो पूरी की पूरी एक कल्चर जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, उसे जो है कंट्रोल करता था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि राजा थे और कुछ में गण और संघ थे। तो अब जी यहीं पर डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर लोहे की चीजें अधिक रूप से बनाई गई, जो वहां पर नहीं मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर जो है सिक्के आ गए हैं, राजा अलग से अपनी आकृति भी, कुछ लिपि इत्यादि भी लिखवाते थे, और पढ़ी भी जा चुकी है चूंकि लिपि। तो इस प्रकार कई मानदंडों पर जब आप ये महाजनपद वाला पढ़ेंगे, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से कितने भिन्न हैं। देखिए अभिलेख भी हैं हड़प्पा से, जबकि कुल 1 सूचना पट्ट प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर बहुसंख्यक अभिलेख मिले हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। और बच्चों, मैं इसी के साथ आज की क्लास जो है वो खत्म करती हूँ, और मुझे आशा है कि आप इससे निश्चित रूप से सीखेंगे और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया है आपको। और बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।